जय हिंद बच्चों। पिछली कक्षा में हमने या पिछले अंक में हमने कक्षा 10वीं का नियंत्रण एवं समन्वय पाठ 7 का पहला अंक देखा था, जिसमें हमने जंतुओं में किस तरह से तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, मानव मस्तिष्क की संरचना क्या होती है, ऊतक या तंत्रिका ऊतक किस तरह से कार्य करते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, इन सब का अध्ययन किया। अब मैं आपको इस अंक में पादपों में समन्वय किस प्रकार से होता है उसकी जानकारी दूंगी। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के लिए जंतुओं में तो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, लेकिन पादपों में यह तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, ना ही किसी प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। तो वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को कैसे करते हैं, क्योंकि हमने देखा था उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने के लिए जंतुओं की तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिकाएं मदद कर रही थी, लेकिन पादपों में यह उपलब्ध नहीं रहती हैं। जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो वो मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं और नीचे की ओर झुक जाती हैं। कुछ समय बाद फिर वह यथावत स्थिति में आ जाती हैं। जब कोई भी बीज अंकुरित होता है तो वह क्या होता है, नीचे की ओर जाता है और उसका तना ऊपर की ओर आता है। तो जानते हैं ऐसा क्यों होता है। छुई मुई की पत्तियों में स्पर्श की अनुक्रिया बहुत तेज़ी से गति करती है। इसका गति या वृद्धि से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। दूसरी ओर नई जो दिशिक गति होती है वो वृद्धि के कारण होती है। दिशिक वृद्धि मतलब होता है एक ही दिशा में वृद्धि का होना। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार भी रोक दिया जाता है तो यह गति प्रदर्शित नहीं करती। अतः पौधों में दो विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती हैं, एक वृद्धि पर और दूसरी वृद्धि मुक्त होती हैं। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया सबसे पहले प्रकार की गति पर हम विचार करते हैं, जैसे कि छुई में। यह वृद्धि से इसका कोई संबंध नहीं होता। पादप स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप पत्तियों में गति होती है, लेकिन यहाँ पर कोई तंत्रिका ऊतक उपलब्ध नहीं है, ना ही कोई पेशीय ऊतक है। फिर भी पादप कैसे स्पर्श का जो है संसूचन कर लेते हैं, कैसे उन्हें पता चल जाता है और किस प्रकार की अनुक्रिया में पत्तियां गति करती हैं। यदि हम विचार करें पौधों को किस बिंदु पर छुआ जाए कि पौधे के किस भाग में गति होगी, यह आभासी है। स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों अलग अलग होते हैं। अतः स्पर्श होने पर सूचना संचरित होंगी, ये होती ही हैं। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संचरित करने के लिए वैद्युत रसायन साधनों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जंतुओं की तरह पादपों में सूचनाओं का चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक या कोई स्पेशल प्रकार के टिश्यू नहीं पाए जाते। अतः जंतु की तरह गति करने के लिए कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादपों में यह जंतु कोशिका की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु जल की मात्रा में परिवर्तित करके अपनी आकृति को बदल लेती हैं। परिणाम स्वरूप ये फूलने या सिकुड़ने का कार्य करती हैं, अर्थात उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है। अब वृद्धि के कारण गति क्या होती है, दूसरा प्रकार है इसका। मटर के पौधे की तरह कुछ पौधे दूसरे पौधों से या बाड़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। प्रतान के बारे में मैंने आपको बताया था, ये धागे नुमा संरचना होती है जिनको टेंड्रिल्स इंग्लिश में कहा जाता है। ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील हैं। जब ये किसी भी आधार के संपर्क में आते हैं तो तीव्रता से वृद्धि नहीं करता, जिससे कि प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। आमतौर पर जो पौधे हैं वो धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह गति जो रहती है वो दिशिक होती है, एक ही दिशा में
होती है। इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। आइए हम इस प्रकार की गति को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण, इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा हम समझते हैं। एक शंकु फ्लास्क को जल से भर लेंगे। फ्लास्क की ग्रीवा को तार के जाल से ढक देंगे। ग्रीवा का अर्थ है कि ऊपर का जो हिस्सा है, उसका गर्दन जैसा जो हिस्सा है, उसको तार की जाली से ढक देंगे। एक ताज़ा सेम का पौधा तार की जाली पर इस प्रकार रख देंगे कि उसकी जड़ें जो हैं जल में भीगी रहें। एक और खुला हुआ गत्ते का बॉक्स लगा दीजिए, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार रखिए कि बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर हो और जहां से प्रकाश आ रहा हो। 2 या 3 दिन बाद आप देखेंगे कि परोह मतलब पौधे का ऊपर का हिस्सा प्रकाश की ओर झुक जाता है और जड़ें प्रकाश से दूर चली जाती हैं। अब हम फ्लास्क को इस प्रकार घुमाएंगे कि परोह प्रकाश से दूर और जड़ प्रकाश की ओर आ जाए। इस अवस्था के लिए उसे हम कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। क्या परोह और जड़ के पुराने भाग में दिशा परिवर्तन हुआ क्या? क्या ये अंतर नई वृद्धि की दिशा में हुआ? इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकाला? हम इन सब प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि यानी पौधे की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तन कर देते हैं। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ जो कि उद्दीपन की ओर या उससे विपरीत दिशा में हो सकती हैं। अतः इन 2 विभिन्न प्रकार के प्रकाशानुवर्तन गतियों में परोह प्रकाश की ओर मुड़कर और अनुक्रिया तथा जड़ से दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। यह पादप की सहायता कैसे करते हैं? पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। यह पादप की जड़ हमेशा नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि परोह ऊपर की ओर वृद्धि करता है। यदि जल का अर्थ पानी है और रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हैं, तो जलानुवर्तन और रसायनानुवर्तन का क्या अर्थ होगा? रसायनानुवर्तन का है पराग नलिका का बीजांड या ओव्यूल की तरफ वृद्धि करना। आइए हम फिर इस पर विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार से संचारित होती हैं। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तेज़ी से होती है। दूसरी ओर दिन और रात में अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद होती है। पौधों में वृद्धि संबंधी गतियाँ भी बहुत मंद होती हैं या धीमे होती हैं। जंतु शरीर में भी वृद्धि करने के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं होती हैं। हमारी भुजाएं और उंगलियां आदृच्छ ना होकर एक ही दिशा में गति करती हैं या वृद्धि करती हैं। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के प्रति तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी तीव्र होना चाहिए। इसलिए तीव्र गति से चलने वाले संचरण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग सबसे उत्तम साधन माना गया है, लेकिन विद्युत आवेग का उपयोग के लिए कुछ सीमाएं तय की गई हैं। सर्वप्रथम वे पहले उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हों। जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं। दूसरे, एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचारित होता है तो पुनः नया आवेग जनित आवेग तथा उसके संचरित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लगाती है।
दूसरे शब्द में कोशिकाएं लगातार विद्युत आवेग को ना तो जनित कर सकती हैं ना संचरित कर सकती हैं। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए दूसरे साधनों का भी उपयोग करते हैं, हम जिन्हें पहले ही रासायनिक संचरण के संदर्भ में दे चुके हैं। यदि हम विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपित कोशिकाओं तथा रासायनिक यौगिकों को निर्मोचित करना प्रारंभ कर देंगे तो यौगिक आपस में सभी कोशिकाओं में फैल जाएगा। यदि आसपास की कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने का साधन हो तो उनकी सतह पर अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं को रिकग्नाइज यानी अभिज्ञान करने योग्य बना देंगे तथा इनका फिर संचारित करने का कार्य भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमे होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंध के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचेगा तथा इसे अपरिवर्ती तथा स्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोश की जंतुओं द्वारा नियंत्रण और समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता या वैरायटी को दर्शाते हैं। अलग अलग प्रकार के पौधों के हार्मोन वृद्धि करने के लिए पौधे के विकास के लिए पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया में समन्वय प्रदर्शित करने में सहायता करते हैं। इसके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से बहुत दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे अपने क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। आइए अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जिससे हम पहले देख चुके हैं। एक क्रियाकलाप मैंने आपको चित्र के द्वारा बताया था। जब पादप या कोई भी पौधा वृद्धि करता है तो वह प्रकाश को संसूचित करता है। एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन नाम का हार्मोन कहते हैं, यह परों के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। परों मतलब तने के सबसे आगे वाले भाग में संश्लेषित होता है या बनता है और कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि में सहायता करता है कि कोशिकाएं कितनी लंबी होंगी। जब पादप की ओर प्रकाश आ रहा होता है तो ऑक्सिन विसरित होकर परों के छाया वाले भाग में चला जाता है और परों के प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि को उद्दीपित कर देता है, यह जागृत कर देता है। अतः जो पादप है या पौधा जो है वो प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। दूसरा, यदि हम पौधे के हार्मोन की बात करते हैं, उसका नाम है जिबरेलिन, जो ऑक्सीजन की तरह ही तने की वृद्धि के लिए सहायक होता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है वहाँ पाया जाता है। विशेष रूप से यह फलों में, बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये पौधे का हार्मोन के उदाहरण हैं जो कि वृद्धि में तो सहायता करते ही हैं, इसके साथ साथ वृद्धि के संबंधन तथा संकेतों में भी सहायक होते हैं। अब आता है एब्सिसिक अम्ल, जो कि वृद्धि का संबंधन करने में वाला हार्मोन है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों से ही सम्मिलित होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ जंतुओं में हार्मोन। जंतुओं में हार्मोन, ये रसायन हार्मोन जंतुओं को किस प्रकार सूचनाओं का संचरण करने में सहायता करते हैं। कुछ जंतु जैसे कि गिलहरी, उसका उदाहरण लेते हैं। वह विषम परिस्थिति में होती है जब
तो उसको कैसे महसूस होता है कि वो विषम परिस्थिति में है, तो वो अपने शरीर को या तो लड़ने या भाग जाने के लिए तैयार करती है। लड़ना या भागना दोनों ही जटिल क्रियाएं होती हैं। इनको क्रियान्वित करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये सारे ऊतक मिलकर इसमें काम करते हैं। लड़ना या भागना ये एक दूसरे की विपरीत या एक दूसरे से बहुत भिन्न होती है, अतः यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियाँ शरीर के लिए लाभप्रद बनाई जाती हैं। ये तैयारी आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती हैं। यह सब कैसे उपलब्ध होगा? अब यह विचार करने योग्य प्रश्न है। यदि हम गिलहरी के शरीर में अभिकल्प तंत्रिका कोशिका द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा, मतलब कि उसकी तंत्रिका कोशिकाएं पूरी तरह यदि विद्युत आवेग पर ही आश्रित होंगी, तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षक ऊतकों का परिसर भी सीमित होगा या एक हद तक ही होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेतों को भेजा जाएगा तो यह शरीर के सभी कोशिकाओं पे पहुंचेगा। यदि हम रासायनिक संकेतों का प्रयोग करते हैं तो इसका परिवर्तित परिसर बहुत बड़ा हो जाएगा। अधिवक्र ग्रंथि द्वारा स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है। इन ग्रंथियों का शरीर में स्थिति जानने के लिए आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है। एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है, शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचा दिया जाता है। हृदय के साथ ये अन्य लक्ष्य अंगों और विशिष्ट ऊतकों का काम भी करता है। इसके कारण क्या होता है? हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम होने पर इनके इन अंगों में छोटी जो धमनियां हैं वो आपस में उसकी जो पेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं और यह रुधिर को दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम और पसलियाँ। डायफ्राम आपको मैंने पहले भी बताया था, वक्ष और उदर के बीच का हिस्सा डायफ्राम कहलाता है। तो डायफ्राम तथा पसलियों की पेशियाँ संकुचन होता है जिससे कि श्वसन दर बढ़ जाती है और ये सारी अनुक्रिया मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का दूसरा मार्ग होता है। मैंने आपको पहले भी इस बात से अवगत कराया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ हैं जिन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है, जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। सारा का सारा केमिकल या हार्मोन ये ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं और वहाँ से ये प्रत्येक जगह पर पहुँचता है। तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्रिका और समन्वय का दूसरा मार्ग भी माना जाता है। अब स्मरण करने योग्य बात है, पादप में हार्मोन होते हैं जो कि दिशिक वृद्धि को भी नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन अब क्या काम करते हैं इसके बारे में उनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं की जा सकती। जैसे पौधों के अंदर हम दिशिक वृद्धि के रूप में हार्मोन की इम्पोर्टेंस समझ रहे थे, जंतु के अंदर हम ऐसे दिशिक गति को नहीं बता सकेंगे। हमने जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में वृद्धि करते हुए कभी नहीं देखा। पौधे या तो गुरुत्व या प्रकाश दो पर निर्भर थे, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। लेकिन हम इसके बारे में और अधिक जब चिंतन करते हैं या सोचते हैं तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में
सावधानी पूर्वक नियंत्रित स्थानों पर ही वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए जो पौधे हैं वो अपने शरीर पर अनेक स्थान पर पत्तियां उगा सकते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर उंगलियां नहीं उगा पाते। उनकी जगह निश्चित है, उनकी वृद्धि निश्चित है। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानीपूर्वक अनुरक्षित होती है। यह समझने के लिए कि समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करते हैं, हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। नमक का पैकेट सभी ने देखा होगा। आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन से संबंधित इस तरह के लैंग्वेज या वर्ड्स उसके ऊपर लिखे रहते हैं। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो इसका अंग्रेजी नाम है इस ग्रंथि का वो थायराइड ग्लैंड है, जिससे कि थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, बनता है। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपचय हमारे शरीर में नियंत्रण रखता है, ताकि हमारे वृद्धि की एक उत्कृष्ट और संतुलन या संतुलित रूप में वृद्धि हो सके। ये थायरॉक्सिन का काम होता है। थायरॉक्सिन को संश्लेषित करने के लिए आयोडीन ज़रूरी होता है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी होती है तो संभवतः हम गॉइटर नाम के रोग से ग्रसित हो सकते हैं, जिसे हिंदी में घेंगा रोग के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में गर्दन फूल जाती है और इससे संबंधित कई प्रकार की स्थितियों को हमें देखना पड़ता है। कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत ही अधिक छोटे या बहुत ही अधिक लंबे होते हैं, मतलब बौने या बहुत अधिक लंबे होंगे। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और हमारे वृद्धि और विकास के क्रम को बनाए रखता है। बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो व्यक्ति बौना हो जाता है या बौनेपन का शिकार हो जाता है। जब आप अपने दोस्तों को 10 वर्ष से 22 वर्ष की आयु में देखा होगा आपने, तो उसमें उनके अंदर आपको कई नाटकीय तंत्र देखने को मिलेंगे। ये परिवर्तन यौवन आरंभ होने के संबंध में होते हैं, क्योंकि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और मादा के अंदर एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन स्रावित होने लगता है। तो बच्चों, आज हमने नियंत्रण एवं समन्वय के भाग 2 में पादपों में समन्वय देखा कि पादपों में समन्वय कैसे होता है, पादपों में वृद्धि और गति किस प्रकार की होती है, पादपों में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, हार्मोन को कौन संचालित करता है, हार्मोन के इम्पोर्टेंस या उपयोगिता क्या होती है। ये सारी चीज़ें तंत्रिका और समन्वय के दूसरे भाग में हमने देखी, जिससे कि हमें यह पता चला कि सभी जीवितों में तंत्रिका समन्वय या नियंत्रण समन्वय होता है। इसके प्रकार अलग अलग होते हैं, लेकिन पाया सभी में जाता है। यानी सजीवों का एक मुख्य लक्षण जो है समन्वय और नियंत्रण भी माना जा सकता है। तो इस तरह से मैंने आपका आज कंप्लीट किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इसकी तैयारी करें। अब मैं आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उनको आप हल करें और उनके उत्तर लिखें। उत्तरों को सुस्पष्ट और जहाँ भी चित्र की आवश्यकता हो चित्र के द्वारा वर्णन करें। जय हिंद। धन्यवाद।